नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि बीच दरिया में यानी बीच नदी में घोड़ा बदलना बड़ा जोखिम का काम होता है। इसी तरह से सार्वजनिक जीवन में, जीवन के मध्य में या जीवन के उत्तरार्ध में किसी भी समय पर एक थोड़े अंतराल के बाद छवि बदलना बड़ा मुश्किल होता है। और ये मुश्किल नई छवि गढ़ने से, जो नया व्यक्ति आ रहा हो उसकी नई छवि गढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होता है पुराने व्यक्ति की नई छवि गढ़ना या छवि बदलना। राहुल गांधी का उदाहरण देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या जतन नहीं किए, क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं करवाया राहुल गांधी से कि उनकी छवि बदले, कि पप्पू की जो इमेज बन गई है उससे उनको छुटकारा मिले। लेकिन मिलता हुआ तो दिख नहीं रहा है। लेकिन आज मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, अपने अपने राज्य के प्रमुख नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों की ज़रूरत है और इस समय तो और ज़्यादा ज़रूरत है, जब राज्य के नेताओं पर ही विधानसभा के चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होने लगे। कि राज्य में नेतृत्व अच्छा होगा, राज्य का नेतृत्व अगर मजबूत होगा, जनाधार वाला होगा और डिलीवर करने वाला होगा, तब जो है आपके लिए चुनाव जीतना ज़्यादा आसान होगा। जिन दो नेताओं की बात कर रहा हूँ उनमें से एक हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनकी छवि क्या है? उनकी छवि है आम जनता का नेता। उनकी छवि है योजनाओं को डिलीवर करने वाला, जो प्रॉमिस करता है, जो योजना बनाता है उसको डिलीवर करके दिखाता है। तो डिलीवरी जो है वो शासन में बहुत बड़ी चीज़ होती है और आम मतदाता की उस पर बड़ी नज़र रहती है कि जो सत्ता में है उसका डिलीवरी का सिस्टम कैसा है। इसमें शिवराज सिंह चौहान को महारत हासिल थी। मध्य प्रदेश के कृषि विकास को वो कहाँ से कहाँ ले गए। इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश का विकास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद हालांकि बाबूलाल गौड़ से लिया था, लेकिन वो उमा भारती के बाद एक तरह से कहिए कि बड़ी नेता हैं और उस समय उनका कद और बड़ा था उमा भारती का। उनके बाद मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल गौड़, थोड़े समय के लिए थे। तो तुलना जो है उमा भारती से उनकी लोकप्रियता में, उनकी वैचारिक निष्ठा में और तमाम मुद्दों पर जो है उनकी तुलना होती रही और एक के बाद एक शिवराज सिंह चौहान परीक्षा पास करते रहे। जब उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो रहा था तो अटल जी इसके बहुत पक्ष में नहीं थे। उनकी नज़र में शिवराज सिंह चौहान की वो छवि नहीं थी जो उमा भारती की थी। उमा भारती के बारे में उन्होंने पूछा अपने साथियों से कि भाई आखिर क्यों हटा रहे हैं। तो लोगों ने कहा नेता तो अच्छी हैं, जनाधार है, जननेता हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाती है। तो उन्होंने पलटकर कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो ये दोनों नहीं कर पाते हैं। उस समय शिवराज सिंह चौहान की कोई प्रादेशिक स्तर पर ही जो है बहुत बड़ी छवि नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन निष्ठा से वो करके दिखाया जिसकी लोग अपेक्षा शायद बहुत से लोग नहीं कर रहे थे। उनको झटका लगा 2018 में, जब वो चुनाव जीत नहीं पाए। 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे मुद्दे थे, उसने उनको कांग्रेस से पीछे कर दिया। हालांकि बहुत पीछे नहीं थे। 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद वो खराब परफॉर्मेंस नहीं कही जा सकती, लेकिन चुनाव और खेल के मैदान में और युद्ध के मैदान में, तीनों जगह बात उसी की होती है जो जीतता है, जो विजयी है। दूसरे नंबर पर कौन आया ये लोग याद नहीं रखते। तो वही शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ। और अब जो वो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री इसलिए हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अपने विधायकों को लेकर भाजपा में आए। अगर नहीं लाते तो अभी भी कमलनाथ मुख्यमंत्री होते मध्य प्रदेश के। तो ये एक तरह से उधार में मुख्यमंत्री का पद उनको मिला है। अब हुआ ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी लगातार कोशिश ये है कि अपनी छवि को बदला जाए। वो हिंदुत्ववादी नेता बनना चाहते हैं, बुलडोज़र की बात करते हैं, दूसरे हिंदुत्व से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन समस्या ये कि उनकी छवि से मेल नहीं खाता। सबकी नज़र इस समय राज्यों में जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं या नहीं हैं, सबकी नज़र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है।
सब उनकी नकल करना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, लेकिन इस बात को लोग नहीं देखते कि उनको अपनी छवि, हिंदुत्ववादी छवि गढ़नी नहीं पड़ी। वो स्वतः स्फूर्त है, वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। हिंदुत्व उनके साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इसके लिए उन्हें किसी आवरण की, किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा, हिंदुत्व के साथ उन्होंने सुशासन का जो मेल बिठाया है वो अद्भुत है, वो उनको सबसे अलग करता है। तो जब तक ये दोनों नहीं होगा तो केवल बुलडोज़र का इस्तेमाल कर लेने से या हिंदुत्व से संबंधित किसी मुद्दे को उठा लेने से, उस पर चर्चा कर देने से या उस बहुत आक्रामक ढंग से किसी मुद्दे पर बोल देने से छवि बदलती नहीं। मुश्किल ये होता है कई बार आपको ही समझ में नहीं आता कि आप क्या हैं। छवि बदलने की कोशिश में जो पहले थे वो रह नहीं जाते, जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते। कुछ इसी तरह का मामला हो रहा है शिवराज सिंह चौहान के साथ। उनके लिए अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में उनके मुकाबले का या उनके जोड़ का या उनके आसपास का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में अगर कोई बीजेपी को चुनाव जिताने की ओर ले जा सकता है तो वो एकमात्र नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन उनको तय करना पड़ेगा कि उन्हें अपनी छवि कैसी रखनी है। जो पुरानी छवि जिसके कारण वो 3 बार मुख्यमंत्री बने वो चाहिए, या जो नई बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो चाहिए। लोग इस नई छवि को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये पता नहीं है। पुरानी छवि तो लोग स्वीकार कर चुके थे, एक झटका जरूर हुआ, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक अफसोस की लहर जैसी थी। लोगों को लग रहा था कि हमने ज़्यादा सजा दे दी, इतना तो नहीं देना चाहिए था। तो शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की हार का अफसोस भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आम मतदाता को था। क्या वो भाव अभी भी बना हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। ये शिवराज सिंह चौहान को अपने आप से पूछना चाहिए कि वो भाव क्यों लोगों के मन में पैदा हुआ, वो क्या करते थे, उनकी क्या छवि थी लोगों के बीच में जो लोगों को भा गई थी, पसंद आ गई थी, कि उनकी हार का दुख आम लोग मना रहे थे। तो छवि बदलने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बहुत धीमे चलने वाली प्रक्रिया है और बड़ा लंबा समय लेती है। रातों रात छवि नहीं बदली जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान कुछ भी कर लें वो योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकते हैं, वो हेमंत बिश्व शर्मा भी नहीं बन सकते हैं। उस तरह का कन्विक्शन उस तरह के मुद्दों पर होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। जो शिवराज सिंह चौहान जिस तरह की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है नहीं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो लोगों के दुख सुख में खड़ा रहता है, जो आम जनता का नेता है, जो सरकारी योजनाओं को डिलीवर करने में महारत हासिल रखता है। इस छवि को अगर वो कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उनका नुकसान होगा। लेकिन लोगों को क्या पसंद आता है, नहीं आता है, ये बहुत अधिकार से कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बदलाव की और इस कोशिश की परीक्षा होने वाली है 2023 में, यानी इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी के दूसरे नेता जिनकी आज बात कर रहा हूँ वो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अब आप देखिए उनकी भी छवि ऐसी ही थी। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उद्योग जगत से लेकर मिडिल क्लास और किसान तक उनकी जो छवि बनी कि ये व्यक्ति है जो सबके बारे में सोचता है, ये प्रदेश के विकास के बारे में सोचता है, प्रदेश के विकास को लेकर विजन है एक, और उसको लागू करने की क्षमता है। ये छवि बनी थी देवेंद्र फडणवीस की, एक डूअर की, कि ये करके दिखा सकते हैं। युवा हैं, उत्साही हैं, विचारधारा के प्रति निष्ठा है और प्रशासनिक क्षमता है। इस सब को मिलाकर देवेंद्र फडणवीस की छवि बनी थी। देवेंद्र फडणवीस भी अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं जब से डिप्टी सीएम बने हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद उनको भी बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के मातहत डिप्टी सीएम बन जाए जो उसके मंत्रिमंडल का सदस्य रहा हो। देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक रूप से कुछ कहें ना कहें, लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो
तो कैसा लगेगा। तो ये कहना कि देवेंद्र फडणवीस इस स्थिति से बहुत खुश हैं या बहुत संतुष्ट हैं, ये सच नहीं होगा। लेकिन पार्टी की खातिर, पार्टी के हित में उन्होंने इसको स्वीकार किया। पार्टी का आदेश था, निर्देश था, उसको मान लिया। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो बात चुभ रही होगी। अब उनको लगता है कि हमको अपना कद अगर बड़ा करना है तो अपनी छवि बदलनी पड़ेगी। औरंगज़ेब की औलादें और इस तरह की जो आप बातें सुन रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस की 2014 से 2019 के बीच की जो छवि थी उससे मेल नहीं खाता। बहुत से लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या हो गया है देवेंद्र फडणवीस को। सवाल यह है कि क्या उनको इसकी ज़रूरत है। हिंदुत्व को लेकर उनकी जो छवि है उसके लिए उनको कोई ओढ़ी हुई आक्रामकता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद इससे फ़ायदा होगा। कुछ भी होता तो उसके बहुत से कारण होते हैं। उसमें एक कारण ये भी है कि शिवसेना ने, यानी उद्धव ठाकरे के गुट ने जो हिंदुत्व की जगह खाली की है उसको भारतीय जनता पार्टी भरना चाहती है, और देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि ये अवसर है उस स्पेस को हथियाने का। वो वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर वो ओरिजिनल, वो पुराने देवेंद्र फडणवीस कहाँ हैं। मुश्किल इस वजह से हो रही है। अब आप देखिए, इन दोनों नेताओं को अलग अलग समय पर ये दोनों नेता अपने संगठन के अंदर भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते थे। 2013 में तो आडवाणी जी शिवराज सिंह चौहान को, जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव, उसकी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते थे। वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर उनको खड़ा करना चाहते थे, बल्कि उनसे आगे रखना चाहते थे। तो भावी प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा का एक वर्ग उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस के बारे में संघ के लोगों का, संगठन के लोगों का मानना था कि ये भविष्य में चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इस तरह की योग्यता उनमें दिखाई दे रही है, इस तरह की क्षमता दिखाई दे रही है। आज देवेंद्र फडणवीस जो हैं उसकी एक छाया मात्र दिखाई देते हैं। तो क्या इस बदलाव की कोशिश की वजह से, या उनको जो झटका लगा है एकनाथ शिंदे का डिप्टी बनने की वजह से, या न चाहते हुए पार्टी की बात मानने की वजह से, कारण मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि जो 2014 से 2019 के बीच में जो कॉन्फिडेंट देवेंद्र फडणवीस दिखाई देते थे, आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए, वो देवेंद्र फडणवीस आजकल दिख नहीं रहे। हो सकता है मेरी नज़र गलत हो सकता है मैं ज़्यादा इसमें कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दोनों नेताओं की जो स्थिति है, दोनों नेता अपनी पार्टी के लिए कम से कम इस समय अपरिहार्य हैं। इनके बिना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है। तो इसलिए इनका कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प नहीं है, तो जिसका विकल्प नहीं है उसका मजबूत होना, मजबूत बने रहना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि यहाँ पर पार्टी हाईकमान की भूमिका आती है कि उनका कितना समर्थन है, कितना उत्साहवर्धन है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो पता चल रहा है, प्रधानमंत्री की ओर से उनको शायद आश्वस्त किया गया है कि वो निश्चिंत होकर काम करें। उनके नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव अभी दूर है, वहाँ भी अभी कोई नेतृत्व के परिवर्तन की कोई बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतने से बनती नहीं। अगर अनिश्चितता का माहौल एक बार आपके अंदर घर कर जाए, अगर असुरक्षा मन में आ जाए, तो वो घुन की तरह धीरे धीरे खाने लगती है। क्या इन दोनों नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है? आप भी देखिए, आने वाले घटनाक्रम इसको और ज़्यादा रेखांकित करेंगे और ज़्यादा प्रदर्शित करेंगे कि क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है कि ये दोनों नेता कमज़ोर होते हैं, तो इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भी कमज़ोर होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।